नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू आर फाइन। और आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर स्पेस और इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशंस को किस तरीके से वेक्टर स्पेस के अंदर यूज किया जाता है। अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप वेक्टर स्पेस को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो एज अ बिगिनर, आप इस टॉपिक को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो मेरी तरफ से बेस्ट सजेशन यही है कि पिछले जितने भी लेक्चर्स हम लोग कवर अप कर चुके हैं, 8 to 9 लेक्चर्स, 1 to 8 लेक्चर्स इसी प्लेलिस्ट में, वो लेक्चर्स आपको सारे कवर अप करने हैं। आपको सारी प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए, क्या होती हैं ग्रुप, फील्ड एंड रिंग्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, ये सब कुछ पता होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको पहले से एक बात बोल दूं, ये एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर स्पेस, और दूसरी बात जल्दी से समझ आने वाला ये टॉपिक नहीं है। तो अगर आपको लगे ना कि ये फर्स्ट टाइम में वीडियो देखने के बाद ये टॉपिक समझ नहीं आया, या तो आपने प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करी, प्रॉपर्टीज सारी देख लो, लास्ट लेक्चर्स देख लो, उसके बाद भी इस वीडियो को कम से कम मेरी तरफ से बेस्ट सजेशन है 2 बार देखना, तब जाकर के ये टॉपिक समझ आने वाला है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े प्यार से करेंगे, एक एक चीजों को हैंडल करेंगे। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स, मेरा नाम है अंकित रोड़ा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, वेक्टर स्पेस। पहले हम ना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा कि स्पेस एक्चुअली बात क्या हो रही है ना, कि मैं जिस थियोरेटिकल डेफिनेशंस के बारे में बात करने वाला हूं, आप उसको माइंड में किस तरीके से लेकर के जाने वाले हो। जरूरी नहीं है कि जहां पे प्लस लिखा हुआ है वो वेक्टर का प्लस होगा, नंबर्स का प्लस होगा, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। तो बड़े प्यार से मेरा एक एक वर्ड सुनना है, बिल्कुल साइलेंस होकर के रूम में बैठना है, बिल्कुल काम होकर के बैठना है, तब जाकर के ये टॉपिक समझ में आएगा। नाउ देखो, सबसे पहले हम लोगों ने ये सेकंड थर्ड लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होता क्या। मैं एक बार के लिए रिकॉल कर देता हूं इसको आपके लिए। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को हमने पढ़ा था, एक ऐसा बाइनरी ऑपरेशन जब किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को इंटरनल बोला जाता है जब वो बाइनरी ऑपरेशन, पहले कोई सेट हमें गिवन है, फॉर एग्जांपल ए सेट है, उसमें से एक एलिमेंट लिया गया, उसी में से दूसरा एलिमेंट लिया गया और उन दोनों में बाइनरी ऑपरेट लगाया गया। बाइनरी ऑपरेट लगने के बाद अगर वापस से वो उसी का ही एलिमेंट आ जाए, इसका मतलब उस ऑपरेशन को क्या बोला जाएगा, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बोला जाएगा। ठीक है ना। तो ए और बी अगर खुद ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं और अगर उनमें स्टार लगाया जा रहा है, जो कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, जो भी एलिमेंट आएगा वापस से अगर उसी सेट का आ जाता है, तो उसको हमने क्या बोला था, वो एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। और ये चीज भी हमने बोली थी कि जो इसका मतलब क्या है कि ये क्लोज्ड हो गया ना उसी सेट के अंदर, उसी को तो क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। यानी कि जो आउटपुट फोल्डर है, वो आउटपुट कभी भी अपने सेट को छोड़ेगी नहीं। ठीक है ना। तो आउटपुट नेवर लीव्स द सेट, इस चीज को ध्यान रखना। अब इसी डेफिनेशन को मैं वेक्टर स्पेस की लैंग्वेज में किस तरीके से पढ़ने वाला हूं, वो हमने पढ़ा। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, बड़े काम होके बैठना है। ठीक है, तो जाकर के चीजें समझ आएंगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना उस वेक्टर का नाम हटा रहा हूं, मतलब उस सेट का नाम चेंज कर रहा हूं, ताकि आपको वेक्टर स्पेस को आराम से समझ में आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कहता है वी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, जैसे ए था। ठीक है ना। वी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर से दो एलिमेंट्स लिए गए हैं, यू और वी। तो वो कहता है यू और वी, वो दो एलिमेंट लिए गए हैं आपके वी सेट से, तो जब उनमें बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाएगा, अगर वापस से वो वी सेट का ही एलिमेंट आ गया, ठीक है ना, और वापस से वी सेट का एलिमेंट आ गया और वो यूनिक एंट्री देगा, ऑब्वियस सी बात है, जब बाइनरी ऑपरेशन होगा तो यूनिक आंसर देगा, देन द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज नोन एज द इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ऑन वी। उस वी के लिए ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बोला जाएगा। इन दोनों में कुछ फर्क है? नहीं। अब मेरी बात सुनो, जब मैं वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन आपको कराऊंगा, वहां पे मेरे वी का मतलब होगा मेरा वेक्टर का सेट। ठीक है, जो हमारा मेन सेट है जिसके ऊपर वेक्टर स्पेस बनाया जा रहा है। तो ए कोई भी सेट हो सकता है, लेकिन वेक्टर स्पेस के लिए जब इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात होगी, तो मतलब हमारा मेन सेट क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस जिसके बारे में बात हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, वो भी कुछ ना कुछ रूल फॉलो करेगा, तो इस चीज को ध्यान रखना है। इससे नेक्स्ट हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कहता है कि आपने एक एलिमेंट उठाया पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट उठाया दूसरे सेट से, ठीक है, उन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन लगाया। बाइनरी ऑपरेशन लगने के बाद वापस से वो पहले सेट का एलिमेंट आ जाए, तब उसको अपन ने एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन बोला था। ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया, सेम डेफिनेशन। तो वो ए क्रॉस बी टू ए जा रहा है, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन तो लग रहा है। देखो, दिस मीन्स द फर्स्ट इनपुट कम्स फॉर सेट ए, पहली इनपुट यहां से आ रही है,
सेकंड फ्रॉम द एक्सटर्नल सेट, बाहर वाले सेट से आ रही है, लेकिन जो आउटपुट है वो कभी भी अपना मेन सेट, पहला सेट छोड़ ही नहीं रही है। ए से स्टार्ट हुआ, बी से एक एलिमेंट लिया, देन ऑपरेट किया, आंसर वापस से ए में ही आ गया, आंसर वापस से ए में आ गया। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। इधर मेरे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उधर मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है। पहले सेट से कोई वेक्टर उठाया गया, दूसरे सेट से कोई स्केलर उठाया गया, उनकी मल्टीप्लाई की गई। अगर मैं एक वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, वापस से आंसर क्या आएगा? वेक्टर। मैंने बोला पहले सेट के अंदर दुनिया में बैठे हुए सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है? तो बाइनरी ऑपरेशन क्या लगा? उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगी। वो मल्टीप्लाई तब लग सकती है जब वो पहले सेट का बाइनरी ऑपरेशन होगा। देखो सिंपल सी बात है, जब वो आउटपुट आपके दूसरे सेट में छोड़ रही है, पहले सेट में छोड़ रही है, सॉरी, ए से एक एलिमेंट उठाया, बी से एक एलिमेंट उठाया, इनसे बाइनरी ऑपरेशन लगने के बाद आंसर जो भी आया वो वापस से अगर ए का ही एलिमेंट है, अगर वो वापस से ही ए का एलिमेंट है, बाइनरी ऑपरेशन लगाया जा रहा है, इसका मतलब वो बाइनरी ऑपरेशन किसका था? वो ऑपरेशन पहले सेट का ही था। बी के तो बस एक एलिमेंट की हेल्प ली जा रही है, बी के तो बस एक एलिमेंट की हेल्प ली जा रही है। अगर आंसर वापस से पहले सेट का ही आ रहा है तो इसका मतलब वो बाइनरी ऑपरेशन जो उनके बीच में ऑपरेशन लगा वो भी कौन था? वो पहले सेट का ऑपरेशन था, तो सिर्फ हेल्प ली जा रही है दूसरे सेट की। इसी को अब वेक्टर स्पेस की लैंग्वेज में हम किस तरीके से पढ़ेंगे? वेक्टर स्पेस की लैंग्वेज के अंदर हम पढ़ेंगे इस तरीके से। वो कहते हैं, मान लेते हैं जो हमारा पहला सेट है वो V है, जो दूसरा सेट है वो F है, ठीक है? इसको वेक्टर स्पेस में हम वेक्टर्स और फील्ड के बारे में बात करेंगे, पर एक बार के लिए आप नाम ध्यान रखो, V है और F है, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। जो U एलिमेंट है वो V सेट से लिया गया, मतलब पहला एलिमेंट उठाया गया पहले सेट से, और जो A एलिमेंट है वो दूसरे सेट से लिया गया, यानी कि फील्ड से लिया गया। अब फील्ड का कहने का मतलब है वही 11 प्रॉपर्टीज, ठीक है ना? हालांकि यहाँ पे मैं F फील्ड नहीं बोल रहा, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ। वेक्टर स्पेस में मैं इसको V और F को इस तरीके से अंडरस्टैंड करूंगा कि V का मतलब है वेक्टर स्पेस, F का मतलब है ओवर द फील्ड, जिस फील्ड के अंदर वो काम कर रहा है। अभी बात करते हैं। तो पहला सेट लिया गया V सेट से, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट लिया गया F से। जैसे ही इन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन लगा, जैसे ही उन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन लगा, जो भी एलिमेंट आया वो वापस से किस में बिलोंग करके चला गया? पहले सेट में। क्लियर? यही होगा बाइनरी ऑपरेशन, सिर्फ उसने क्या किया? दूसरे सेट के एक एलिमेंट की हेल्प ली है। तो A स्टार U इज यूनिक, देन द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज अ एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन V ओवर F। यही बोलते थे हम, V ओवर F। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की वही डेफिनेशन है जो हम लोगों ने सेकंड थर्ड लेक्चर में पढ़ी। इसी डेफिनेशन का अब वेक्टर की लैंग्वेज में यूज करके हम वेक्टर स्पेस मेनली पढ़ने वाले हैं। देखो, वेक्टर स्पेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक्चुअली में वेक्टर स्पेस होता क्या है। मैं ना सेकंड इसी के बाद एक दो लेक्चर्स जहां पे इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, आपको वेक्टर स्पेस फील भी कराऊंगा, ठीक है? आपको पता चलेगा वीडियो देखने से कि सच में एक स्पेस बन रहा है। किसी भी चीज के दो इमेज आपस में स्पेस बना सकती हैं, दो म्यूजिक आपस में स्पेस बना सकते हैं, अपना सब पढ़ेंगे, ठीक है? नाउ एक बार थियोरेटिकल की बात करते हैं। देखो, जब मैं बात कर रहा हूं ना वेक्टर स्पेस की, तो थियोरेटिकल पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में वेक्टर स्पेस होता क्या है। देखो, मैंने आपको पिछले भी किसी लेक्चर के अंदर ये चीज बोली थी, हर दुनिया के अपने रूल्स हैं, हर कंट्री के अपने रूल्स हैं, हर जगह के अपने रूल्स हैं, हर जगह अपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके जा रही है। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, आपके घर के जो रूल है वो जरूरी नहीं है कि मेरे घर के अंदर भी अप्लाई हो रहे हो। मेरे घर के जो रूल है वो जरूरी नहीं है कि हमारे संविधान के अंदर भी लिखे हो, है ना? मेरे घर में रूल है कि यार जो आपके फुटवियर्स हैं उसको बाहर उतार के ही आपको किचन में एंटर करना है। ये कोई अर्थ का रूल थोड़ी है, ये कोई इंडिया का रूल थोड़ी है, ये तो मेरे घर का रूल है, मेरे अपने प्रोटोकॉल्स है जो मैंने बनाए हैं। तो ये मेरा स्पेस है, समझ रहे हो? जो आपके घर के रूल है, क्योंकि वो आपका घर है तो वो आपका स्पेस है। आपके घर के अंदर रूल किसके चलेंगे? आपके चलेंगे। सेम मैथ के अंदर भी ऐसा होता है। मैथ में क्या होगा, जब मैं आपको ऐसा कुछ बोल रहा हूं, इस लेक्चर में बहुत काम आने वाली ये चीज, ऐसा कुछ बोल रहा हूं 2 + 3, तो आपको इसको देखते ही पता चल रहा है ये मैथ का रूल है कि मैथ के रूल में दो रियल नंबर ऐड हो जाते हैं और आंसर 5 दे देते हैं। तो जब दो रियल नंबर के बीच में प्लस बैठा है तो उसका मतलब है उनके मैग्नीट्यूड की एडिशन हो रही है या मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, यही मतलब है प्लस का। लेकिन अगर
मैं किसी दो वेक्टर के अंदर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा रहा हूं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ठीक है ना, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, वी नो दैट कि आंसर हमारे पास निकल करके क्या आता है, ए सी वेक्टर आता है अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये सी पॉइंट है, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये आंसर आता है। हमने ट्रायंगल ऑफ एडिशन पढ़ा, तो क्या इस प्लस और इस प्लस में फर्क नहीं है? बिल्कुल है। ये प्लस काम कर रहा है अपने स्पेस के अंदर, अपने रियल नंबर के स्पेस के अंदर, कि रियल नंबर में प्लस का क्या मतलब होता है। ये प्लस काम कर रहा है अपने वेक्टर स्पेस के अंदर, कि वेक्टर्स के अंदर प्लस का क्या मतलब है, कि मैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा रहा हूं या क्या कर रहा हूं, उसका अपना मतलब है। अगर मैं दो नंबर्स के बीच में इस तरीके से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे पता है इनका मैग्नीट्यूड बढ़ के 6 होने वाला है। लेकिन अगर मैं दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं या डॉट कर रहा हूं, उसका अलग मतलब है। क्रॉस का मतलब हम पहुंच जाते हैं एक ऐसे वेक्टर पे जो उन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। डॉट उसके मैग्नीट्यूड या प्रोजेक्शन के लिए हेल्प करता है। तो एक्चुअल में हर स्पेस के अपने रूल्स हैं। वेक्टर अपने स्पेस अलग से फॉलो करता है और नंबर्स अपने स्पेस, अपने जो ऑपरेशंस हैं वो अलग से फॉलो करता है, मतलब अपने अपने रूल्स लेकर के ये जाते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं ना वेक्टर स्पेस की, हम बात कर रहे हैं उस डायमेंशन मल्टी डायमेंशनल फिगर की जहां पे बहुत सारे वेक्टर घूम रहे हैं, ठीक है। इस रूम के अंदर 3D रूम के अंदर इतने वेक्टर घूम रहे हैं, इतने वेक्टर घूम रहे हैं, कब उनको वेक्टर स्पेस बोला जाएगा? कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जब उसने मेरा घर का स्पेस बोला तो मैंने अपने रूल्स बना दिए। वो कहता है कि किस दुनिया को वेक्टर स्पेस बोला जाएगा, वो सारे के सारे रूल्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आई होप कि चीज़ें समझ आ रही हैं। मैं स्पेशल उनके लिए कह रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा अलग निकल करके चला जाता है ना, एक बार में समझ आता नहीं है जल्दी से। अब देखो यहाँ पे कहता है, स्टार्ट करते हैं वेक्टर स्पेस एक्चुअली में है क्या, कौन कौन से रूल्स फॉलो करके चला जाता है। वो कहता है लेट एफ बी अ फील्ड। जब आप एक वेक्टर स्पेस बना रहे हो तो आपको फील्ड की रिक्वायरमेंट तो बहुत जरूरी है। फील्ड वो सेट है, वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है जिसके एलिमेंट्स की हेल्प ले रहे हो आप वेक्टर स्पेस को क्रिएट करने के लिए। तो इसका मतलब वेक्टर स्पेस में एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन का यूज होगा जब बाहर से एलिमेंट उठाया जाएगा। नाउ वो कहता है अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ, किसी भी फील्ड पे कोई भी वेक्टर स्पेस कैसे बनता है? ऑब्वियसली बात है वो नॉन एम्प्टी वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है ना, विद टू ऑपरेशन कॉल्ड एज वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यानी कि जो वेक्टर स्पेस हमारा बन रहा है वो दो ऑपरेशंस की हेल्प ले रहा है, एक प्लस की और एक मल्टीप्लाई की। प्लस क्यों क्यों इसने वेक्टर एडिशन लिखा? क्योंकि वी वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स में सिंपल एडिशन नहीं, वेक्टर्स की एडिशन होती है। स्केलर मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लाई मतलब फील्ड जो हमारे पास सेट है वो ज्यादातर क्या होता है, रियल नंबर्स का सेट होता है या फिर कॉम्प्लेक्स का भी हो सकता है। तो वो नंबर्स हैं, नंबर्स की वेक्टर से मल्टीप्लाई कब होगी? जब वो स्केलर मल्टीप्लाई के अंडर काम करेगा। मतलब इधर से नंबर उठा लिया, उधर से वेक्टर उठा लिया, सिंपली मल्टीप्लाई कर दी, है ना। नाउ देखो जब भी यहां पे अब ये बात हो रही है फील्ड की हेल्प ले रहे हैं, वो कहता है फॉर ईच, इसको मैं थोड़ा सा इजी करके भी एक्सप्लेन करूंगा, फॉर ईच यू वी बिलोंग्स टू वी। कोई भी यू वी अगर वी सेट के अंदर है तो हमेशा u प्लस वी इज इक्वल टू वी होना चाहिए। वी नो दैट, सिंपल लॉजिक। एक सेट से दो वेक्टर उठाए गए हैं, उनकी एडिशन भी वापस से क्या आने वाला है, वेक्टर आने वाला है। मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। इसको चाहे आप एक बार इग्नोर भी कर दो क्योंकि हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है ना। नाउ ये पहला रूल इसने बोला, इग्नोर करके भी जा सकते हैं हम इसको क्योंकि अभी पढ़ेंगे। वो कहता है पहला एलिमेंट उठाया जाए फील्ड का, मान लो इसको नंबर लेकर के चलते हैं। दूसरा एलिमेंट उठाया जाए वेक्टर स्पेस से, इसको वेक्टर लेकर के चलते हैं। दोनों की जब मल्टीप्लाई की जाएगी तो वापस से वो वेक्टर का एलिमेंट आना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। एक नंबर और एक वेक्टर की जब मल्टीप्लाई होगी, 2 इंटू फॉर एग्जाम्पल ब्रैकेट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, आंसर क्या आता है? 2 आई कैप 2 जे कैप 2 के कैप, यही होता है। तो वो वापस से वेक्टर का एलिमेंट आने वाला है। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनसे वेक्टर स्पेस बनता है? तो अब उन कंडीशंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन कंडीशन के बारे में बात करने से पहले, ठीक है, अगर आपको ये चीज और डिटेल में करनी है अभी आएगा, उन्हीं कंडीशंस को वेक्टर स्पेस बोला जाएगा। देखो पढ़ने से पहले एक चीज का ध्यान रख लेना, मैंने यहां पे ना प्लस लगाया हुआ है। मैंने यहां पे दो एलिमेंट्स के बीच में फॉर एग्जाम्पल प्लस की बात हो रही है, कहीं पे बोल्ड ऑफ जीरो की बात हो रही है।
इन दोनों के बीच में प्लस की बात हो रही है, इन दोनों के बीच में प्लस की बात हो रही है। मैं इस टॉपिक को इसलिए आपको समझा रहा हूं बड़े आराम से, इन दोनों प्लस प्लस में भी फर्क है, इस प्लस और इस प्लस में फर्क है, ठीक है ना। तो नाउ देखो, मान लेते हैं एक फील्ड है जो प्लस और मल्टीप्लाई पे काम कर रहा है, ठीक है ना। वेक्टर स्पेस भी काम कर रहा है आपका वेक्टर एडिशन पे और स्केलर मल्टीप्लाई पे काम कर रहा है। जब भी, ये ध्यान रखना अभी टॉपिक समझने से पहले, जब भी मैं यूवीडब्ल्यू ऐसा कुछ बात करूंगा ना, हालांकि नंबर्स तो कोई भी हो सकता है पर डेफिनेशन समझाने के लिए, जब मैं यूवीडब्ल्यू ऐसे कुछ बात करने वाला हूं तो ये समझ जाना मैं वेक्टर्स किस एलिमेंट्स को पिक कर रहा हूं। जब भी मैं ABCD इस तरीके के लेटर्स का यूज करूंगा तो समझ जाना कि मैं फील्ड के एलिमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये चीज समझ जाना। दूसरी बात, जब भी आपको कभी ऐसा देखने को मिले, U+V देखने को मिले, V+W देखने को मिले, तो समझ जाना कि वो ये प्लस जो है ना वो वेक्टर सेट से वेक्टर का बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में रियल वाला प्लस यूज नहीं हो सकता। अभी फर्क बताया मैंने, 2+3 और AB+BC दोनों में फर्क है, तो ये वेक्टर का प्लस है। ये बाइनरी ऑपरेशन वेक्टर्स के आपके इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर से उठाया जा रहा है। लेकिन अगर कहीं पे भी आपको ऐसा देखने को मिले कि A+B ऐसा कुछ लिखने को मिल जाए अभी, तो समझ जाना कि ये प्लस इसका नहीं, ये प्लस इसका है। प्लस प्लस का भी फर्क है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का भी फर्क है, अभी भी पता चलेगा। आई होप कि चीजें क्लियर हो रही हैं। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। कब एक वेक्टर स्पेस को वेक्टर स्पेस कब एक स्पेस को वेक्टर स्पेस बोला जाता है। सबसे पहले ऐसे 5 बाइनरी ऑपरेशंस हैं, 5 हमारी प्रॉपर्टीज हैं जो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के अंडर काम करेंगी, तब जाकर के हम उसको बोलेंगे कि हमारा ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो हो गई। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, अभी मैं इंटरनल की बात कर रहा हूं, याद रखने के लिए डेफिनेशन को बड़े आराम से। अब मैं इंटरनल की बात कर रहा हूं, इंटरनल की बात करते ही दिमाग में क्या आता है कि मैं दो एलिमेंट जिस सेट के उठा रहा हूं वापस से उसी सेट का एलिमेंट आएगा, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। चलो, इंटरनल ऑपरेशन कौन से फॉलो करना चाहिए, जब मैं दो एलिमेंट्स को उठाऊं वो वापस से V सेट के एलिमेंट में आ जाए। UV कौन थे, UV खुद वेक्टर के सेट थे, यानी कि ये जो प्लस है वो प्लस के अंडर क्लॉज होने चाहिए, तो प्लस के अंडर वो क्लॉज होने चाहिए। तो ये जो इन दोनों के बीच में प्लस बैठा है वो वेक्टर का प्लस है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करने चाहिए कि अगर मैं U+V+W कर दूं या U+V पहले कर दूं फिर W कर दूं, उस प्रॉपर्टी को वो होल्ड करने चाहिए। हम पहले पढ़ चुके हैं सारी प्रॉपर्टीज। वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए, वेक्टर के एलिमेंट्स ये सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करने चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, हर वेक्टर के लिए कम से कम एक ऐसे एलिमेंट होना चाहिए जो अंडर एडिशन जब किया जाए, प्लस किया जाए, तो वापस से वही आंसर आ जाए। तो U+0 हमेशा U आंसर आता है। लेकिन एक चीज ध्यान रख लेना, मैंने इस 0 को बोल्ड किया है, इसको सिंपल नहीं लिखा। बोल्ड 0 का मतलब हो जाएगा कि वो वेक्टर का एलिमेंट है, ठीक है ना। सिंपल 0 कहीं पे भी देखने को मिले विदाउट बोल्ड तो समझ जाना वो फील्ड का एलिमेंट है, वो नंबर्स वाला 0 है, ये वेक्टर्स वाला 0 वेक्टर है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ऑब्वियसली बात है, हर एलिमेंट के लिए कोई एक ऐसा एलिमेंट बैठा होना चाहिए कि जब वो प्लस किया जाए वापस से क्या आ जाए, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो जब ये 5 प्रॉपर्टीज हमारी होल्ड होती हैं तब सारी इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को वो फॉलो कर जाता है। कौन कौन से एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन को हमारा वेक्टर स्पेस फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना जी। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी पढ़ा है मैंने, अभी आपको क्या बोला, इनको चाहे याद मत रखो, रूल्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। ये हमने पढ़ लिया क्लोजर अंडर एडिशन, ये हम अब पढ़ रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वो कहता है कि जब, अब ध्यान से सुनना, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है तो दूसरे सेट की हेल्प ली जाएगी। दूसरा सेट मेरा फील्ड है, फील्ड का मतलब एक ऐसा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो पहले से 11 प्रॉपर्टीज को होल्ड करके जा रहा है। F+ इज अ एबिलियन ग्रुप, F डॉट इज अ एबिलियन ग्रुप। थर्ड, वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होना चाहिए। वो 11 प्रॉपर्टी जो फील्ड में हमने पढ़ी वो सारी वो दूसरा सेट फॉलो करके जा रहा है। तो वो कह रहा है एक एलिमेंट उठाया गया दूसरे सेट से, फील्ड से, एक एलिमेंट उठाया गया वेक्टर से, जब दोनों की मल्टीप्लाई की जाएगी वो वापस से वेक्टर में आना चाहिए,
तब वो बोला जाएगा क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब अगर आपको ये ध्यान रखना हो, ये डॉट किसका है, ये डॉट किसका है, क्या वेक्टर और नंबर्स की मल्टीप्लाई जब हो जाएगी तब क्या नंबर और नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है, जहां पे नंबर का मल्टीप्लाई काम करेगा, वेक्टर का मल्टीप्लाई काम करेगा। तो ये डॉट किसका है, ये वेक्टर का डॉट है, ये वेक्टर प्लस पहले सेट का बाइनरी ऑपरेशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए ओवर वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट उठाया जाए आपके दूसरे सेट से, दो एलिमेंट उठाए जाए आपके पहले सेट से। तो मैंने एक एलिमेंट उठा लिया ए, आपका दूसरा सेट यानी कि फील्ड का, दो एलिमेंट उठा लिए वेक्टर के। जब मैंने वेक्टर को ऐड किया, दोनों वेक्टर को बाद में ए से मल्टीप्लाई किया, या मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, सेम। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए वेक्टर एडिशन के लिए। ये प्लस किसका है, ये प्लस वेक्टर्स का है, दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं। ये डॉट किसका है, नंबर वेक्टर में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी वेक्टर का है क्योंकि आंसर वेक्टर आने वाला है। ठीक है, नंबर और नंबर में मल्टीप्लाई होता तब वो डॉट फील्ड का होता। ये डॉट किसका है, वेक्टर का है। ये डॉट किसका है, वेक्टर का है, क्योंकि वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ रहे हो, जहां पे यूवी दिख जाए समझ जाओ कि वो वेक्टर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर एडिशन, उल्टा। दो एलिमेंट उठा लिए जाएं फील्ड के, उन दोनों को ऐड कर दिया जाए, और एक एलिमेंट उठा लिया जाए वेक्टर का, फिर बाद में डॉट कर दिया जाए। तो अगर आंसर ए डॉट यू और बी डॉट यू आता है तब वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर एडिशन हो जाएगा। ये प्लस है फील्ड का, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये डॉट है वेक्टर का क्योंकि नंबर्स में वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। ये डॉट है वेक्टर का, ये डॉट है वेक्टर का। ठीक है ना, इसकी कंफ्यूजन के लिए थोड़ा सा और ओवरव्यू में देखेंगे। एसोसिएटिव ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, यानी कि दो एलिमेंट फील्ड के उठा लिए जाएं, मल्टीप्लाई कर दी जाए, उनमें वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो आंसर ये होगा। ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है फील्ड का, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर का, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है आपका फील्ड वेक्टर का, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले हो रही है। वेक्टर आपस में वेक्टर और नंबर मल्टीप्लाई होकर वेक्टर देंगे, वेक्टर में नंबर, फिर वेक्टर आएगा। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ स्केलर आइडेंटिटी, अगर एक एलिमेंट उठा लिया जाए वेक्टर का, एक एलिमेंट उठा लिया जाए वेक्टर का, और जो भी फील्ड के बारे में बात हो रही थी, जो भी फील्ड के बारे में बात हो रही थी, उसका जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट आया होगा, फील्ड एफ प्लस और एफ डॉट एबिलियन ग्रुप को फॉलो करता है, जो भी उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आया होगा डॉट के लिए, क्योंकि डॉट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या होगा, वन ही होगा ना। तो अगर उस वन की मल्टीप्लाई, यहां वन से कहने का मतलब है फील्ड का वही आइडेंटिटी एलिमेंट, वो वन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा ऑपरेशन है। हम डॉट के बारे में बात कर रहे हैं तो डॉट के लिए वन इज ऑलवेज अब आइडेंटिटी एलिमेंट। तो वन और यू की मल्टीप्लाई वापस किस में आनी चाहिए, यू में आनी चाहिए, वेयर वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द फील्ड। क्यों, क्योंकि एफ प्लस और डॉट पे काम कर रहा है, हम दूसरे ऑपरेशन के डॉट के लिए बात कर रहे हैं। तो जब ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं तब जाके हमारे स्पेस को क्या बोला जाता है, वेक्टर स्पेस बोला जाता है। अब इसको विद इन 10 सेकेंड्स के लिए आपको किस तरीके से ध्यान रखना है। सबसे पहले वो पांचों प्रॉपर्टी लगा दो जो हम पढ़ते आ रहे हैं। पहली, वेक्टर्स के लिए इंटरनल बात हो रही है, पहली प्रॉपर्टी कि वो क्लॉज होना चाहिए, दो वेक्टर की एडिशन हमेशा वेक्टर में आनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी, वो एसोसिएटिव होना चाहिए, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, पहले कौन सा हो रहा है दूसरी बार कौन सा हो रहा है। तीसरी प्रॉपर्टी, वो कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, सिंपल, u प्लस वी इज इक्वल टू ऑलवेज v प्लस यू। चौथी प्रॉपर्टी, हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी काम करेगी वेक्टर्स के इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के लिए, हर वेक्टर का कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट बैठा होना चाहिए जब ऐड करके वही आंसर आ जाए। पांचवी प्रॉपर्टी कहती है कि आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ, अभी हमने पढ़ा आइडेंटिटी ना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का क्या मतलब है, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बैठा होगा जिसको जब बाइनरी ऑपरेट किया जाएगा वापस से एलिमेंट आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ये पांच प्रॉपर्टीज तो अपने माइंड में होनी चाहिए। बाकी बची कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, सिंपल, एक वेक्टर का एलिमेंट उठा लिया जाए, एक फील्ड का उठा लिया जाए, उन दोनों की डॉट हमेशा वेक्टर में आनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, अगेन एक बार फील्ड के लिए, एक बार वेक्टर के लिए, एक बार वेक्टर के लिए और एक बार फील्ड के लिए। अगेन एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि दो एलिमेंट उठा लो फील्ड के और उधर से वेक्टर उठा लो, ये होना चाहिए। पांचवा कि ऐसा
जब उसका आइडेंटिटी एलिमेंट उठाया जाए फील्ड का और इधर से वेक्टर को उठाया जाए वापस से वेक्टर का एलिमेंट आ जाए, वेयर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एफ। जरूरी नहीं है कि वो 1 ही होगा, डिपेंड ऑन द बाइनरी ऑपरेशन। जब ये सारे रूल्स फॉलो होते हैं तब जाकर के एक वेक्टर स्पेस बनता है। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक थोड़ा सा अजीब है, तो मेरी तरफ से बेस्ट सजेशन ये है कि इस टॉपिक को आपको 2 बार 3 बार 4 बार जब तक समझ नहीं आता इस वीडियो को कवर अप करना है। मिनिमम से मिनिमम आप 2-3 बार जब खुद से लिख करके देखोगे सारी प्रॉपर्टी रिंग ग्रुप के बारे में पढ़ने के बाद, तब जा करके ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। अब देखो, क्या ऐसा जरूरी है कि हम सिर्फ प्लस मल्टीप्लाई पे ही काम कर रहे हैं तो वेक्टर स्पेस सिर्फ प्लस मल्टीप्लाई पे ही बन सकता है? ऐसा जरूरी नहीं है। देखो ऑब्वियस ही बात है, प्लस और मल्टीप्लाई को इसलिए पढ़ा जाता है, हमारी कन्वीनियंस के लिए पढ़ा जाता है। हम बचपन से प्लस और मल्टीप्लाई को अंडरस्टैंड करते हुए आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं कि एक्चुअली में प्लस क्या काम करता है, मल्टीप्लाई क्या काम करता है। तो पहला बाइनरी ऑपरेशन हम प्लस इंक्लूड कर रहे हैं एज अ इंटरनल, फिर मल्टीप्लाई इंक्लूड कर रहे हैं सो दैट हमें चीजें समझ में आए। पर ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं हमारा सबसे पहले एफ फील्ड है और वी वेक्टर स्पेस है, जो कि ऑब्वियस सी बात है नल सेट नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट है। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन यहां पे अगर हम शो कर रहे हैं कुछ ऐसा, इसको क्या बोला जाता था, एडिशन मॉड्यूलो। मान लो मैं इसको अपना फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन कह रहा हूं, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कह रहा हूं सॉरी, और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कह रहा हूं मैं इसको मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो को, तब भी ये सारी प्रॉपर्टीज वही फॉलो करना चाहिए जो प्लस और मल्टीप्लाई करके गया था। कैसे? पहली प्रॉपर्टी, पहला बाइनरी ऑपरेशन इंटरनल कौन है, एडिशन मॉड्यूलो, तो एडिशन मॉड्यूलो के लिए वो क्लॉज होना चाहिए, ठीक है। एडिशन मॉड्यूलो के लिए वो एसोसिएटिव होना चाहिए, एडिशन मॉड्यूलो के लिए वो कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। एडिटिव आइडेंटिटी उसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट बैठा होना चाहिए जिसको ऐड करके वापस से वही आंसर आ जाए। एडिटिव इनवर्स, एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, जैसे इसने इस एलिमेंट को कुछ इस डिजाइन से यूज किया है, तो जो मर्जी लिख सकते हो आप। वो कहता है कम से कम एक ऐसा एलिमेंट बैठा होगा वेक्टर स्पेस के अंदर जब u और उसके आइडेंटिटी एलिमेंट के अंदर ऑपरेशन लगाया जाएगा, सॉरी u और उसके दूसरे एलिमेंट के अंदर ऑपरेशन लगाया जाएगा, तब जाके एक आइडेंटिटी एलिमेंट निकलेगा, तभी तो इनवर्स बोलते हैं। तो पहले इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के लिए वो सारी की सारी पांचों प्रॉपर्टीज को होल्ड करना चाहिए। उसके बाद अगर डॉट के बारे में बात हो रही है तो वो पांचों ऑपरेशंस को भी फॉलो करके जाएगा जो भी अपन ने पढ़ा, एक्सटर्नल की सारी प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी कि वो क्लोजर होना चाहिए। कैसे? एक एलिमेंट उठा लिया जाए फील्ड का, एक एलिमेंट उठा लिया जाए वेक्टर का, वापस से आंसर वेक्टर में आना चाहिए। और ये बाइनरी ऑपरेशन कौन सा? एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है, समझ रहे हो। नाउ सातवां, वो डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए इस ऑपरेशन के लिए, वो डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए ओवर दिस इन एफ। मतलब अगर मैं दो एलिमेंट वेक्टर के उठा लूं, अब क्योंकि वेक्टर इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन मॉड्यूलो, तो इसमें जब ये ऑपरेट होगा तो आंसर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव, दो एलिमेंट अगर फील्ड के उठा लूं, फील्ड के लिए उठा लूं, उसमें वेक्टर का ऑपरेट कर दूं मैं, वापस से वो डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। मतलब जहां जहां प्लस था मैंने इसका यूज कर लिया, जहां जहां मल्टीप्लाई था मैंने मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का यूज कर लिया। कोई मर्जी बाइनरी ऑपरेशन आ जाए, आप कुछ भी कर सकते हो। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वो होल्ड करना चाहिए। दो एलिमेंट उठा लिया जाए फील्ड के, एक वेक्टर का, वेक्टर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर से। वेक्टर जब नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो ये किसका ऑपरेशन काउंट होगा, ये हमारा वेक्टर का ऑपरेशन काउंट होगा, चाहे ये एक्सटर्नल है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से होल्ड करना चाहिए। 10th है स्केलर आइडेंटिटी, एक एलिमेंट जो फील्ड का आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लाई के अंडर, ठीक है। डॉट के बारे में बात हो रही थी ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो उससे और वेक्टर के एक एलिमेंट को उठा लिया जाए, जब उनमें ऑपरेट किया जाएगा, एक्सटर्नल ऑपरेट किया जाएगा, वापस से यू का ही एलिमेंट आना चाहिए। आई होप कि चीजें आपको समझ आ रही होंगी। वेक्टर स्पेस मैंने आपको फिर से एक चीज बोली, ये जल्दी से समझ आने वाला टॉपिक नहीं है अगर आप इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो। आई होप कि चीजें आपको समझ आ रही हैं। फिर भी मन में कोई डाउट रहता है, इस वीडियो को और देखो, पिछले वीडियोस को फॉलो करो, देन इस वीडियो पे जंप करना है। फिर भी अगर डाउट रखता है, एक दो बार वीडियोस देखने के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ रिमार्क्स हैं जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ रिमार्क्स हैं जिन पे जो प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। वो सारी प्रॉपर्टीज को करने के बाद हम एक वीडियो में ऐसा करेंगे, वेक्टर स्पेस को फील करके जाएंगे।
मैं आपको एआई की हेल्प से कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, जैसे आपको समझ आएगा कि हाँ यार ये इमेजेस भी एक स्पेस बना सकती है, म्यूजिक भी अपना स्पेस बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि चीज़ें समझ आ रही हैं। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, कुछ नया सीखेंगे। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय।